नंदीग्राम का रण सबसे भीषण प्रण। निश्चित रूप में नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी बड़े मार्जिन के साथ जीतने जा रहे हैं। आमने सामने ममता और शुभेंदु 100% 200 पार करें। मैं अभी नंदीग्राम से आया, ममता दीदी बड़े मार्जिन। नाक की लड़ाई, साख की भी लड़ाई। मुख्यमंत्री ममता ने डाला 3 दिन का डेरा। शुभेंदु के लिए शाह और मिथुन का रोड शो से जुड़ा हुआ हूँ, 20 साल का संपर्क है, इसलिए इस बार मेरा सबका आशीर्वाद मिल जाएगा। नंदीग्राम ही तय करेगा बंगाल का सियासी भविष्य। थम गया प्रचार, अब आर या पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नंदीग्राम का संग्राम सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल की इस लड़ाई में। असम के साथ साथ पश्चिम बंगाल में चुनाव के दूसरे दौर का प्रचार थम गया है और अब नंदीग्राम के उस महासंग्राम का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है, जिसमें एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी। चुनावी रण में जहां ममता बनर्जी ने प्रचार थमने तक जोरदार प्रचार किया, वहीं शुभेंदु अधिकारी रोड शो करने पहुंचे। अमित शाह उनके लिए नंदीग्राम से शुभेंदु की भारी अंतर से जीत का दावा भी ठोक दिया। जीत किसकी होगी ये जनता 1 अप्रैल को अपने मतदान से तय करेगी, लेकिन उससे पहले बंगाल के सबसे भीषण चुनावी संग्राम की तस्वीरें और बयान कांटे की टक्कर का संकेत दे रहे हैं। ये रिपोर्ट, फिर परिचय खास मेहमानों से। में ममता दीदी को हराने से पूरे बंगाल में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। ये बंगाल का अब तक का सबसे भीषण चुनावी संग्राम है। एक तरफ जहां ममता ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, वहीं दूसरी तरफ खुद अमित शाह नंदीग्राम पहुंच गए। नंदीग्राम से चुनाव लड़कर बीजेपी को चुनौती देने का फैसला ममता पर भारी पड़ेगा या फिर वो इस आर पार की लड़ाई को जीत पाएंगी, ये 1 अप्रैल को नंदीग्राम की जनता तय करेगी। लेकिन प्रचार का शोर थमने से पहले शाह और ममता के बीच जबरदस्त जुबानी जंग हुई। आखिरी दिन है प्रचार का, इस जुलूस को देखकर कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं? निश्चित रूप में नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी बड़े मार्जिन के साथ जीतने जा रहे हैं। ভোট দিয়ে এমন করে কবর দেবেন রাজনৈতিকভাবে, যাতে বিজেপিকে কবর দিন, রাজনৈতিকভাবে কবর দিন, রাজনৈতিকভাবে কবর দিন, আর বিজেপিকে নন্দীগ্রাম থেকে বাংলা পর্যন্ত বোল্ড আউট করে দিন। इससे पहले नंदीग्राम का संग्राम इतना भीषण नहीं था, मगर दोपहर 12 बजे जब अमित शाह का हेलीकॉप्टर नंदीग्राम उतरा, जब उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को गले लगाकर उनका हौसला बढ़ाया और जब रोड शो के लिए निकले तो जन सैलाब उमड़ पड़ा। अमित शाह आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों पर फूल बरसाते हुए। शुभेंदु अधिकारी, सिर्फ अकेले शुभेंदु अधिकारी उनके साथ खड़े हैं, जो यहाँ से कैंडिडेट है बीजेपी के, और किसी नेता को अपने साथ नहीं रखा है। ममता बनर्जी को भी एहसास है कि 10 साल पहले जिस नंदीग्राम के भूमि आंदोलन ने दशकों के लेफ्ट शासन को उखाड़ फेंका और उन्हें सत्ता में लेकर आई, वही नंदीग्राम किसी बड़े उलटफेर की जमीन भी बन सकता है। लिहाजा उन्होंने 3 दिनों तक नंदीग्राम में डेरा डाल दिया। उनकी चोट पर चाहे कितनी ही सियासी चोट क्यों न की गई, फिर भी वो उसी चोट के साथ व्हीलचेयर पर नंदीग्राम में रोड शो के लिए निकली। शुभेंदु जहां उन्हें बाहरी कह रहे हैं, अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं ममता लोगों को भरोसा दे रही हैं कि वो नंदीग्राम में ही रहेंगी। शुभेंदु दा, आज आखिरी दिन है प्रचार का, कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं? 200%। यस। और जो आपने कमल खिलेगा इधर। আমি যখন একবার নন্দীগ্রামে ঢুকেছি, আমি বেরোচ্ছি না। নন্দীগ্রাম আমার জায়গা, আমার মাটি, আমি থাকবো। মনটাকে শক্তিশালী করে ভোটটা দেবেন। খেলা হবে, খেলা হবে, আমি থাকবো। नंदीग्राम में आज का रोड शो शुरू करने से पहले ममता का काफिला निकला तो उसका सामना जय श्री राम के जयकारे से हुआ। ये वो जगह थी जहां से अमित शाह को अपना रोड शो शुरू करना था। ममता लगातार बीजेपी पर बाहरी गुंडे और बीजेपी शासित राज्यों की पुलिस को लेकर आने का आरोप लगा रही हैं। आज इस आरोप को लेकर अमित शाह ने पलटवार कर दिया। আপনারা জানেন বিজেপির লোকেরা সারা নন্দীগ্রাম নয়, সারা বাংলায় গুন্ডামি করে বেড়াচ্ছে, সন্ত্রাস করে বেড়াচ্ছে। এমনকি আমার কাছে খবর আছে
নিজের একটা মেয়েকে নিজেরা খুন করবে, করে বলবে তৃণমূল করেছে, বলে দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করবে। এই প্ল্যানে ওদের আছে, এই প্ল্যান আছে বলে প্ল্যানটা আগে আপনাদের আমরা জানিয়ে দিলাম। আমি আপনাদের বলি, এরা মানুষের ভোট বিশ্বাস করে না, এরা মানুষকে বিশ্বাস করে না। जो कह रही है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स को ला रही है बीजेपी अपने साथ स्टेट आर्म्ड पुलिस ले आ रही है, क्रिमिनल्स लेके आ रही है। क्रिमिनल लेके आ रही है तो वो पकड़ ले, प्रशासन उनके हाथ में, कौन रोक रहा है? नंदीग्राम का संग्राम क्या करवट लेगा ये साफ नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले कथित तौर पर ममता बनर्जी और एक बीजेपी नेता की बातचीत के ऑडियो को लेकर बड़ा बवाल मचा। খবর নিতাম না, কিন্তু এখন যেহেতু আমি গেছি তাই আমি সবার খবর রাখছি বলেই খবর নিচ্ছি। আর দিদি এখন আপনি যাই মনে করুন না কেন, বেরিয়ে এসেছি দল থেকে, আর দলের সঙ্গে যে দলটা করি কোনো দলের সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না। ममता बनर्जी वो बेगम ममता बनर्जी है, वो ममता बनर्जी मेरा को बोला जे तुम मेरा पास आइए, तुम कितना चाहिए, तो आमी सेफ से बोला जे मेदिनीपुर के भूमि ये विप्लवी का माटी है, मिट्टी का है, यहाँ से गद्दार नहीं होता। मेदिनीपुर अधिकारी परिवार का गढ़ रहा है और शुभेंदु के साथ साथ टीएमसी के कई स्थानीय नेता भी बीजेपी में चले गए। अब अपनी जमीन मजबूत करने के लिए खुद ममता को मोर्चा संभालना पड़ा है। दूसरी तरफ ममता ने जहां मंदिर दर्शन किया, वहीं शुभेंदु ने पाकिस्तान कार्ड खेल दिया। आप जगह जगह जा रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, नंदीग्राम में पाकिस्तान की बात क्यों हो रही है? इसलिए जो गुंडागर्दी कर रहा है वो पाकिस्तान क्रिकेट में जीतने का बाद पटाखा फटाता है, वही ममता बेगम का सहारा है। दरअसल नंदीग्राम में 60% से ज्यादा हिंदू और 35% तक मुस्लिम है। बीजेपी हिंदुओं की गोलबंदी की कोशिश में है, वहीं प्रचार के आखिरी दिन ममता बनर्जी महिलाओं को साथ जोड़ने में जुटी रही। नंदीग्राम में ऐसे सारे दाव आजमाए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं, जिनकी हार या जीत सिर्फ उनकी नहीं, बंगाल की तकदीर भी बदल सकती है। डेबरा में श्वेता सिंह के साथ पौलमी साहा, नंदीग्राम आज तक। और नंदीग्राम में रोड शो के बाद अमित शाह ने डेबरा में रोड शो किया। इस रोड शो में भी जबरदस्त भीड़ उमड़ी, इससे बीजेपी के हौसले बुलंद है। दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है। इसी मौके पर अमित शाह से बातचीत की है, एक्सक्लूसिव बातचीत हमारी सहयोगी श्वेता सिंह ने। सुनिए, फिर चर्चा की शुरुआत। इस तरह का जनसैलाब आप देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो रैलियां हो रही हैं, रोड शोज। अमित शाह जैसे 2014 के चुनावों के बाद से आपने जो बात कही थी अमित भाई, उसमें कई लोगों को अतिशयोक्ति लगी थी, लेकिन आज अगर 3 सीट्स पिछली बार जीतने वाली बीजेपी आज सबसे बड़ी चैलेंजर है, तो ये मेहनत है या कुछ नहीं? ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन 2016 के बाद हमने यहाँ बहुत मजबूत किया है और मोदी जी की पूरे देश भर में जो लोकप्रियता है वो बंगाल में भी है और वो लोकप्रियता का भी हमें बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। यहाँ जो अव्यवस्था है, कुशासन है, कटबनी, माफिया, घुसपैठ, सीए का विरोध करना, ये सारी चीजें बंगाल सरकार के खिलाफ जा रही है। क्या हिंसा से आपको चिंता होती है, चूंकि देश के गृह मंत्री भी हैं? देखिए, चुनाव आयोग ने प्रथम चरण में बहुत अच्छे तरीके से वोटिंग कराया है। बहुत समय के बाद बंगाल में हिंसा के बगैर का मतदान हुआ है। मैं आशा करता हूं बाकी 7 चरणों में भी इसी प्रकार से वोटिंग हो। हर इलाके में अगर भीड़ ऐसी दिख रही है तो आपको लग रहा है लोग बाहर निकल रहे हैं तो सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि 100% 200 पार करेंगे। मैं अभी नंदीग्राम से आया, ममता दीदी बड़े मार्जिन से हार रही वहां पर आपके विरोधी कहते हैं कि आप तो कह दीजिए कि 294 में आप 300 भी जीत जाएं। अब काउंटिंग नजदीक है, देखिए कौन सच्चा पड़ता है। मैंने तो कहा है 200 पार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह जो कि हर इलाके में इस तरह की रैलियां कर रहे हैं, और आपको दिखाते हैं हम रोड शोज की एक झलक भी कि किस तरीके से हर जगह आपको यहाँ पर कुछ सांस्कृतिक आयोजन दिख जाएगा। जितनी भी महिलाएं आ रही हैं, पुरुष आ रहे हैं, सब यहाँ पर आकर और एक तरह से बंगाल की संस्कृति, बंगाल के महापुरुषों सबका यहाँ पर आपको एक झलक सबकी दिखेगी। यहाँ भी अमित शाह का रोड शो अब संपूर्ण हुआ, लेकिन दिन उनका पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि बंगाल के अलग अलग इलाकों में लगातार ये रोड शोज और
रैलियां और जनसभाएं जारी हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी चैलेंजर तो लग रही है इस बार बंगाल की सड़कों पर, लेकिन क्या वो जिसे चुनौती दे रही है उसे शिकस्त भी दे पाएगी? कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, आज तक। तो एक बार फिर से 200 सीट जीतने का दावा करते हुए अमित शाह अपने इस रोड शो के बाद नंदीग्राम में भी उन्होंने जबरदस्त रोड शो आज किया है शुभेंदु अधिकारी के लिए। डॉक्टर निखिल प्रसून, प्रवक्ता पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के, जयंतो घोषाल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कोलकाता स्टूडियो से जुड़ रहे, मानव जायसवाल हमारे साथ प्रवक्ता टीएमसी के जुड़ रहे, प्रोफेसर संगीत रागी आरएसएस के जानकार के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे। जी हाँ, डॉक्टर निखिल प्रसून, ममता बनर्जी कह रही हैं कि आप लोग गुंडे लेकर आए हैं और आप लोग ऐसे ही लोगों से बंगाल में नंदीग्राम में खास तौर पर चुनाव को अपने पक्ष में करने की ताकत झोंक रहे हैं, खास तौर पर जब अब एक दिन बाद यानी परसों मतदान पड़ना है सबसे बड़ी सीट पर नंदीग्राम में। क्षमा दया तप त्याग। एक सेकंड आपको टोक रही हूं, एक सेकंड जल्दी से सुनाइए। ममता बनर्जी से बात की हमारे सहयोगी इंद्रजीत कोंडू ने, आपको जल्दी से सुना देते हैं ममता बनर्जी क्या कह रही है। पिछले 3 दिन से ममता बनर्जी डेरा डाली हुई हैं, नंदीग्राम में ही उनकी सबसे बड़ी लड़ाई है। सुनिए क्या कह रही हैं वो हमारे सहयोगी। It is from Gokulnagar to Balarampur, Nandigram. See, I am contesting from here. And Audacity see, the Home Minister is insisting the Election Commission through some central forces to not to allow the people to cast their vote. So many central forces they have given. So many central forces given only to support the BJP. Nothing else. I will submit the Election Commission. Allow Balarampur people their security. Allow Balarampur people to vote, cast their vote. Even the Gokulnagar and other area also. Did the outsiders are stopping them? Outsiders, yes. Full outside, they are the insiders. What is the objective? Did you say Trinamool Congress? Are they frightened? Are they scared that they will lose? Is that the objective? I will, just now I will go, I will say and to you all the media. আরে সাইড দেন তো দেবেন না এখানে আমাদের সিএম এর সাথে কথা বলতে দিন আরে সিএম কথা বলতে যাই দিদি আটকাচ্ছে দিদি আটকে দিচ্ছে ममता बनर्जी ये कहती हुई कि केंद्रीय बलों की तैनाती कराई है, गृह मंत्री का नाम उन्होंने लिया और वो सीधा ये कह रही है डॉक्टर निखिल प्रसून कि मतदाताओं को धमकाने के लिए केंद्रीय जो बल वहां पहुंचे हैं उनका प्रयोग हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है। वो चुनाव आयोग को लिखेंगी, जवाब दीजिए। जी नमस्कार। देखिए, पश्चिम बंगाल में बदलाव की जो बयार चल रही है उससे पश्चिम बंगाल की महान जनता पूरी तरह अभिभूत है। मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 5 दिनों में हमारे 5 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, कई प्रत्याशियों पर भी हमले किए गए। अभी कुछ देर पहले मोयना में हमारे क्रिकेटर प्रत्याशी जो अशोक डिंडा है उन पर भी हमला किया गया। और ये बड़ा दुख होता है मुझे अपने राज्य की मुख्यमंत्री महोदया, जिनका मैं बेहद सम्मान करता हूं, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें इतना ज्यादा उसमें निराशा और नर्वसनेस आ गया है कि वो पूरी तरह से अपना एक मानसिक व्यथा विचित्र आरोपों के माध्यम से जनता के सामने प्रकट कर रही हैं। यह एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप ये बताइए कि आप हमारे कार्यकर्ता को फोन करती हैं, जो हमारा जो एक सशक्त कार्यकर्ता है, कि हमारे पक्ष में चले आइए। मिस्टर प्रसून, मैं आ रही हूं, आपके पास लौट रही हूं। इस वक्त हमारे साथ दिलीप घोष, बीजेपी के बंगाल के अध्यक्ष, सीधा लाइव जुड़ रहे हैं आज तक पर। दिलीप घोष जी, पहला सवाल ममता बनर्जी के ही रिएक्शन पर आपसे पूछूंगी, क्योंकि अभी नंदीग्राम में जब हमारे सहयोगी ने उनसे सवाल पूछा, उनका यह आरोप है कि केंद्रीय बलों को लगाकर सीधे गृह मंत्री का नाम लेते हुए वो कह रहे हैं कि मतदाताओं को डराया जा रहा है, वोट डालने से रोका जा रहा है, बीजेपी गुंडों के साथ नंदीग्राम पर कब्जा कर रही है। क्या होगा आपका जवाब दिलीप जी? देखिए, शायद आप लोगों को वो वीडियो मिला होगा जो सेंट्रल फोर्स बंगाल में आते ही यहाँ के गांव के लोग आके उनका आरती उतारे, फूल से उनसे स्वागत किया, महिलाएं गांव की। और यहाँ जो स्लोगन चल रहा था खेला होवे, लोगों ने ट्रेन से उतरते हुए पहली दफ़ा जो आए सेंट्रल फोर्स, उनका फोटो देख करके लोगों ने, पब्लिक ने पोस्ट किया कि खेला होवे। तो ये जो सेंट्रल फोर्स के ऊपर लोगों का विश्वास है, इसका कारण है दीदी की गुंडागर्दी। लोग खुश हैं, दीदी ना खुश हैं। आप पिछले 2 चुनाव में चीफ मिनिस्टर बने, सेंट्रल फोर्स से ही वोटिंग हुई थी।
अब 3 टारगेट उनका बचा है, सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और ईवीएम। बार बार इनको दोषारोपण करते हैं। इन्हीं तीनों का सहारा लेकर उन्होंने 2 बार चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। आज क्यों डर रही है वहां? क्योंकि पब्लिक उनके साथ नहीं है, पब्लिक हट गई है, तब इनको टारगेट बना रहे हैं। आपका कहना है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में डर गई हैं? बिल्कुल, नंदीग्राम में खाली नहीं, फर्स्ट पे चुनाव जो हो गया ना, हाँ। उसके 3-4-5 दिन पहले से भयंकर भय का वातावरण, संतरास का वातावरण बनाया गया। हमारे 3 कार्यकर्ताओं को 4 दिन में खून किया गया, और भी लोगों पर आक्रमण हुआ, महिलाओं के ऊपर आक्रमण हुआ। एक बूढ़ी माँ थी जिनके ऊपर अत्याचार हुई थी, कल उनकी डेथ हुई, 85 साल उम्र की। उनका चेहरा देने से आप चौंक जाएंगे। तो इतना इसलिए किया जा रहा था कि लोग डर के मारे घर से ना निकले, चुनाव में वोटिंग ना करें, और उनका मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन उल्टा हो गया। लोग उन्हें सुबह गए, लाइन में खड़े हुए, 80% पर पोलिंग किया है, तो आप वो घबराए हुए हैं। लोग नहीं घबरा रहे हैं। आज की पॉलिटिक्स में दिलीप जी अगर आप देखें तो ममता बनर्जी एक रियल चैलेंजर के तौर पर उभरी हैं। आप देख लीजिए, पूरे देश में एक रियल चैलेंजर के तौर पर वो सीधे केंद्र सरकार से लेकर बंगाल बीजेपी को चुनौती देती हैं, जमकर दहाड़ती हैं। और ऐसे में नंदीग्राम उनका गढ़ रहा है। वो तो शुभेंदु अधिकारी को गद्दार कह रही हैं वहां पर घूम घूम कर। देखिए, 2 बात है। ममता बनर्जी चैलेंजर नहीं है, किसी भी बात हो उसका विरोध करने का उनका कैरेक्टर है। उसके लिए आज ये दुर्दशा है बंगाल की। केंद्र सरकार का विरोध करना उनकी राजनीति है, उसका हम हर हालत भुगत रहे हैं। यहाँ 10 साल के बाद लोगों को लगा गलती हो गया, उनको विदाई करो। दूसरा है, नंदीग्राम की कभी उनका वहाँ गढ़ नहीं था, और शुभेंदु बाबू वहाँ का नेता थे। पुलिस के साथ लड़के, गुंडों के साथ लड़ करके वहाँ उन्होंने नेतृत्व उन्होंने दिया। दीदी अगर चीफ मिनिस्टर बनी तो उन्हीं के लड़ाई के खातिर, उनके परिवार के खातिर। उनके पिताश्री इतने उम्रदार व्यक्ति हैं, वो बंगाल के सब लोग उनको मानते हैं। सीसी बाबू, उनके बारे में क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं? परिवार को गद्दार बोल रहे हैं। जिनका खून पसीना से आपका पार्टी खड़ा हुआ, सत्ता में आप चीफ मिनिस्टर बने, आज उसको गद्दार बोल रहे हैं आप? तो आप भी कांग्रेस के साथ गद्दारी की है, और ठीक उल्टा हमारे कार्यकर्ताओं को फोन करके हमारे पार्टी के साथ गद्दारी करने के लिए वो प्रेरित कर रही है। ये कौन सी है? डबल स्टैंडर्ड है दिलीप जी। तो ये जो बात कर रहे हैं ना दिलीप जी, ममता बनर्जी नंदीग्राम में पिछले 3 दिन से ममता बनर्जी वहां पर स्टेशन है। पूरी ताकत वो झोंक रही है, क्योंकि ये बंगाल में देखा गया है, जब जब सत्ता परिवर्तन हुआ है तो जो मुखिया रहा है सत्ताधारी पार्टी का, वो अपनी सीट को बचाता ही है। 3 दिनों से वहां पर कैंप कर रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को लग रहा है कि ममता ने यहां पर कैंप कर लिया है और ये गया तो जो सत्ता आपको करीब दिख रही है वो हाथ से निकल जाएगी? देखिए, पहले तो उनसे पूछना चाहिए पिछले 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे, कितने बार वो नंदीग्राम गए? और नंदीग्राम आंदोलन के समय वो भी रास्ता में धरना देती थी। हमारे उस समय वरिष्ठ नेता माननीय आडवाणी जी, माननीय राजनाथ जी, सुषमा जी उनको हाथ पकड़कर अंदर ले गए थे, सीट में घुसने नहीं दी थी। और इसलिए आज मजबूरी में जहां लोगों ने उनको बार बार चुना, वो भवानीपुर छोड़ के वहां गई। इक्वेशन बदल गई है। लेकिन जहां लोगों ने उनको 10 साल तक लोगों के पास खड़ा नहीं रही, शुभेंदु अधिकारी खड़े रहे, बार बार लोगों ने उनको जिताया है, तो उनको क्यों छोड़ के ममता को वोट दें? उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? वो तो उसका फायदा उठाकर चीफ मिनिस्टर बनी। शुभेंदु ने खून पसीना बहाया, नेता है तो वही है वहां का, उनको लोग वोट देंगे। लेकिन ये तो एक इमोशनल फैसला भी था ना दिलीप जी, वरना भवानीपुर जैसे एक सिक्योर सीट को छोड़कर उन्होंने कहा कि शुभेंदु ने मुझे धोखा दिया है, मैं वहीं पर नंदीग्राम में जाकर हराऊंगी। और ये तो एक जबरदस्त पॉलिटिशियन का निशान होता है ना, वो कहता है कि हम जाके उसके गढ़ में उसको हराएंगे, क्योंकि उन्हें भी एहसास था कि शुभेंदु अधिकारी, उनके पिता, उनके भाई, सभी के लिए नंदीग्राम सबसे बड़ा गढ़ है। तो ये तो एक बोल्ड स्टेप माना जाएगा ना? नहीं, 2 बात है। हाँ। एक तो भवानीपुर में 2014 पार्लियामेंट्री सीट इलेक्शन में हम लोगों को लीड मिला था, वो तभी से उनको संकेत मिला हुआ है कि उनको भवानीपुर नहीं चाहती है, इस बार डर गई है। दूसरा, अगर उनको सिखाना था शुभेंदु बाबू को, उनके जैसा कई मंत्री, नेता, माननीय मुकुल राय से लेकर के कई लोग हमारे पार्टी आकर अभी चुनाव लड़ रहे हैं, तो सब जगह वो जाकर लड़ती, भतीजा को लड़ा देती। ये नहीं है। आज उनको भय है कि भवानीपुर उसको हरा देगी, इसलिए इसको सेफ सीट लगा, इसलिए वहां गई। मैं बोल रहा हूं आपको, ये नंदीग्राम ने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया था, दोबारा नंदीग्राम ने ही उनको चीफ मिनिस्टर का कुर्सी नीचे उतार देगा। पर ये बताइए कि ममता दी अगर वहां पर कैंप करें तो आप लोग कहते हैं डरी हुई हैं, नर्वस हैं। अमित शाह वहां पर अगर चुनावी मैदान में उतरे रोड शो करने के लिए शुभेंदु अधिकारी के लिए, तो इसे क्या कहा जाएगा? देखिए, अमित शाह हमारे सेनापति हैं
और वो सामने से नेतृत्व करते हैं, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हैं और रिजल्ट जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। बंगाल में हाफ बोले थे, हमने हाफ कर दिया है और 21 में साफ करना है, वो हो जाएगा। इसलिए अमित शाह ऐसे नेता वो जाते ही वहाँ का हलचल पैदा हो जाता है, कार्यकर्ता उत्साहित हो जाते हैं और विरोधी भी चुप हो जाते हैं। और उनके सामने जबकि हमारे ऊपर भरोसा करके शुभेंदु बाबू आए हैं हमारे साथ, उनको जिताना भी हमारी एक जिम्मेदारी है और उसको जिताएंगे हम लोग। परसों मतदान है और ये सबसे बड़ी लड़ाई आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए, सभी के लिए। बहुत धन्यवाद आपका दिलीप घोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए तमाम मेहमानों को अब दिखाइए जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। जी धन्यवाद। जल्दी से एक कमेंट ले लेते हैं, चूंकि बीजेपी का पक्ष आ ही गया है तो टीएमसी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मानव जायसवाल। जल्दी से एक कमेंट आपसे। देखिए सवाल यह है कि जो भी आप आरोप लगाएं जायसवाल साहब, आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन उसकी फुटिंग होनी चाहिए। उसके लिए आपको तमाम प्रमाण देने होंगे। केंद्रीय सुरक्षा बलों पर यह आरोप लगा देना, वो जानते हैं क्या कि ये टीएमसी का वोटर है, ये बीजेपी का वोटर है, टीएमसी वालों को धमकाएंगे कि तुम मत जाओ वोट देने, ये कैसे मुमकिन है? इस आरोप का आधार क्या है? अंजना जी, पहले तो आपका नमस्कार और हमारे सारे पैनलिस्टों को नमस्कार और पूरे देश को नमस्कार। कल होली रहा है और उसके लिए भी सबको शुभकामनाएं। बहरहाल जो बात हो रही है मैडम, हमारी नेत्री का कंप्लेन ये है कि लोगों को वोट देने नहीं दिया जाता। हम कल जो पिछली जो फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन जो हुआ है उससे हम लोग काफी खुश नहीं है। खुश इसलिए नहीं है क्योंकि बंगाल का इतिहास रहा है 80-85% वोट होता है। हम चाहते हैं कि हमारे लोग वोट दें, हमारी महिलाएं वोट दें, हमारी गृहिणियां वोट दें, हमारे बच्चे जो नए युवक हैं वो लोग वोट दें, तो हम उन लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। और जहां तक असुरक्षित का सवाल है, दिलीप घोष बहुत बड़े नेता है, मेरा उनको नमन है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो सुरक्षित स्थान को छोड़ के नए टेरिटरी में जो जाती है वो शेरनी ही हो सकती है। शेरनी अपना शिकार ढूंढती है, शिकार करती है, वो घर बैठे बैठे खाना नहीं खाती है, ये भूल गए हैं। और हमारी तो घायल शेरनी है, वो तो व्हील चेयर पे बैठ के नंदीग्राम का भ्रमण कर रही है। और आज बहुत अद्भुत चीज हुआ है मैडम, आज हमारे बहुत बड़े नेता हैं, बीजेपी के बहुत स्टार प्रचारक हैं, श्री अमित शाह जी, उनको भी मेरा नमन है। वो आए हैं शुभेंदुदा के साथ पूरी बहुत बड़ी फौज है। वहां पे अमित शाह जी हैं, वहां पे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं और बहुत सारे दिग्गज नेता, लेकिन दिलीप सर नहीं थे। और आज दिलीप सर ने एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने मान लिया है कि शुभेंदु अधिकारी उनसे बहुत बड़े नेता हैं। अद्भुत है, कोई बात नहीं कि बीजेपी को उनका सहारा ही मिला, अच्छी बात है। दूसरी चीज जो हुआ है कि सर अमित शाह जी जो आए थे, उन्होंने 1 किलोमीटर का जो दायरा है, जो रोड शो किया था, उन्होंने जायसवाल साहब एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है। जयंतो घोषाल, संगीत रागी, मैं ब्रेक के बाद फौरन आपके पास आऊंगी। आप कह रहे हैं कि नेता को लेकर बीजेपी में असमंजस था, आज दिलीप घोष ने भी मान लिया शुभेंदु अधिकारी बड़े नेता है। आपकी पार्टी से तो कई नेता ये बोल के निकल गए कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि पार्टी ममता बनर्जी चला रही है या उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी। पहले कि हम बुलेटिन में आगे बढ़े, जयंतो घोषाल, संगीत रागी जी से कमेंट ले आइए। आपको सबसे पहले बता दें कि एक के बाद एक धमाकेदार खबरें आ रही है। देखिए, एक तरफ दिलीप घोष कह रहे हैं कि ममता बनर्जी डर गई है नंदीग्राम में, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रही है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने आज तक से कहा है कि केंद्रीय बलों का गलत इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। टीएमसी कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है, वोटरों को रोका जा रहा है। केंद्रीय बलों को इतनी बड़ी संख्या में आखिर क्यों यहां पर तैनात किया है, ये तमाम आरोप लगाती हुई ममता बनर्जी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, एक बार फिर से आपको बता दें कि एक और बीजेपी के प्रत्याशी पर हमले की खबर है। बीजेपी उम्मीदवार अशोक डिंडा पर हमले की खबर है और जो आरोप लग रहा है उनकी गाड़ी पर हमले का है। तस्वीरें हैं मोयना से, बीजेपी के वो प्रत्याशी हैं। फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाइए एक बार। अज्ञात लोगों ने अशोक डिंडा पर हमला किया है और ये देखिए उनकी कार में तोड़फोड़ की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं मोयना से, अशोक डिंडा, जिन पर हमले की खबर है। हेलो, अरे আমরা তো আমাদের উপর হামলা করেছে তৃণমূল। जानकारी आ रही है कि जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं वो गाड़ी भी आपको दिख रही है और इधर अशोक डिंडा जिन्हें चोट आई है, ये मोयना से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और गाड़ी में देखिए शीशा चकनाचूर। और ये प्रचार के दौरान अशोक डिंडा की गाड़ी में तोड़फोड़ की खबर है, जिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जल्दी से कमेंट लेते हैं, जयंतो घोषाल जी। लड़ाई नंदीग्राम की है, लेकिन पहले दौर से हम देख रहे हैं, प्रचार के वक्त से देख रहे हैं, ये हिंसक झड़पें थम नहीं रही हैं। किस तरह के संकेत नंदीग्राम की लड़ाई के पहले
आप इस वक्त देख रहे हैं ममता का वहां पर स्टेशन करना, जिस पर हमने बीते दिन बहस की थी, और फिर आज अमित शाह का शुभेंदु अधिकारी के लिए चुनावी मैदान में उतरना रोड शो के जरिए। जयंत जी, देखिए, गाड़ी के ऊपर जो अटैक हुआ है, अगर ये सवाल अगर आप हमें पूछेंगे तो हम कंडेम करेंगे। हम कहेंगे कि हम पत्रकार हैं, हम राजनीतिक नेता नहीं हैं। कौन जीतेंगे कौन हारेंगे वो तो स्टेटमेंट देना मेरा काम नहीं है। लेकिन ये जो घटना है वायलेंस का, एक समय सीपीएम रूलिंग पार्टी होती थी और उस समय ममता बनर्जी शिकायत करते थे कि हमारे ऊपर हमला हो रहे हैं, और आज भाजपा मेन ऑपोजिशन बन गए हैं और भाजपा के ऊपर अटैक हो रहा है। तो ये जो वायलेंस है इसको कठोर निंदा करना चाहिए। और ये अगर ये एक सेंस ऑफ विक्ट्री बीजेपी को लगता है कि जब अटैक होता है, वायलेंस होता है, तो बीजेपी कह सकते हैं कि ये जो अटैक हो रहा है, ये लोकतंत्र के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, ये भाजपा के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब ये चुनाव जीतने का संभावना है, ये बीजेपी एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन जहां तक आपका सवाल है, रोड शो अमित शाह जी और मोदी जी जो कर रहे हैं ये लाजवाब है, और ये तो मैं कहता हूं कि वोट इंजन है। और बीजेपी के जो स्ट्रैटेजी है, और ममता जी जैसे डिफेंसिव हो गए हैं, और ममता जी अगर जीतेंगे या हारेंगे वो मुझे पता नहीं है क्या होगा चुनाव का नतीजा। मैं नंदीग्राम में गए हैं और एक बार नहीं बार बार गए हैं, और आम जनता क्या सोच रहे हैं वो हर घर में जाके तो मैंने रिएक्शन नहीं लिया, वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा और कौन लास्ट हंसी कौन हंसेंगे। लेकिन अभी बीजेपी एग्रेसिव है और ममता डिफेंसिव है, और ममता लड़ रही है, मतलब ममता इज ए स्ट्रीट फाइटर एंड शी इज फाइटिंग द बैटल, दैट्स इट। इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे पता नहीं है। संगीत रागी जी, आपको तो आगे तक का पता होगा, 2 मई तक का। देखिए, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, 2-3 बातें इतिहास के पन्नों से यदि हम खोद करके लाएं तो हमको, और आपको, आप भी पत्रकारिता कर रही हैं और मैं भी पढ़ा रहा हूँ पिछले 28 साल से, एक बात बहुत साफ साफ दिखती है कि ममता बनर्जी इसी बंगाल में सीपीएम के दौर में चाहती थी कि केंद्रीय बलों के संरक्षण में चुनाव प्रणाली को वहाँ पर पूर्ण किया जाए। दुर्भाग्य की बात है, और वो इसीलिए करती थी क्योंकि उस समय राजनीतिक हत्याओं का दौर था। लोगों को पेड़ पर मार करके टांग दिए जाते थे। गांव में जो विपक्षी यदि दलों के यदि झंडे होते थे तो उन घरों में आग लगा दिया जाता था। गांव के गांव लोग दहशत के मारे भाग जाते थे। हमने पश्चिम बंगाल के अंदर देखा है कि किस प्रकार से पंचायत चुनाव के दरमियान भी जब ममता बनर्जी सत्ता में थी उस समय कैसे लोग भाग करके झारखंड आ गए थे, और जिस पर कोर्ट की भी टिप्पणियां, बहुत तल्ख टिप्पणियां थी। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ममता बनर्जी में जो राजनीतिक पहल थी पश्चिम बंगाल में उन्होंने खो दिया है। यही कारण है कि वो एक के बाद एक हथकंडे अपना रही हैं। आप सोच सकते हैं, एक नौजवान दिग्विजय सिंह पर 11 राउंड फायरिंग की जाती है, जबकि उसके माता पिता, बुजुर्ग माता पिता घर में मौजूद होते हैं। तो ये डराने की बात है, और कोई एक अकेला वाकया नहीं है, ऐसे कई वाकये पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं। ये इसलिए ऐसा हो रहा है। अब अभी उनकी पार्टी के तरफ से एक व्यक्ति ने कहा कि पिछले दफ़े जो चुनाव हुआ हम उसमें खुश नहीं है परसेंटेज से। भाई साहब, आप खुश होंगे भी नहीं, क्योंकि आपने कहा कि 80% जो वोट प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक नहीं है। अरे वहाँ तो साइंटिफिक रेगिंग का एक बहुत बड़ा कल्चर चल पड़ा था। 100% से भी ज़्यादा वोटिंग के रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल के ही राजनीतिक जमीन से हमको दिखाई देते हैं। हाँ। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि शेरनी, बस एक छोटा सा 10 सेकंड। हाँ, शेरनी जंगल में राज करती है सर। लोकतंत्र के लिए लोकतंत्र में शेरनी के लिए जगह नहीं होती है। लोकतंत्र में मानवीय संवेदना को समझने वाला एक अच्छे राजनेता की जरूरत है। दुर्भाग्य से ममता बनर्जी में वो चीज नहीं है। शेरनी के लिए जगह लोकतंत्र में नहीं है, जंगल के लिए हो सकता है। ठीक है, जायसवाल साहब जुड़े क्या? जायसवाल साहब, आपकी आवाज आ रही है, आपका शायद वीडियो आउटपुट ठीक से नहीं मिल रहा है, लेकिन जवाब दीजिए। 2 बातें उन्होंने कही। एक तो वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हथकंडे अपना रही हैं क्योंकि वो इस बार थोड़ा सा डर गई हैं। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि शेर के लिए जंगल में जगह होनी चाहिए, लोकतंत्र में नहीं। वो डिबेट पे हैं, मैं उनको एजुकेशन नहीं देना चाहता,
लेकिन डिबेट पे ये सब हम लोग एक इनकोटेड यूज करते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। और जहाँ दूसरी बात मैडम मैं जो बोल रहा था, शेरनी और जो शिकार अकेले करती है, भेड़िए झुंड में शिकार करते हैं, तो इसका सिंबोलिज्म वो खुद समझ ले, मैं इसके बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। और जहाँ तक डर का सवाल है, डर तो लोग सुरक्षित स्थानों में होते हैं, और वो तो निडर होके एक व्हील चेयर पे बैठ के वो घर घर जाके वोट मांग रही हैं और एक प्रत्याशी का पूरा कार्य को कर्म को निर्वाह कर रही हैं। इसमें क्या तकलीफ है? एक तरफ 100 गाड़ियों का कॉन्वॉय चलता है, किसी राजनेता को राजनेता हैं, होम मिनिस्टर हैं कि स्टार प्रचारक है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है। ठीक है, निखिल प्रसून जल्दी से इसका एक छोटा सा जवाब दीजिए, ब्रेक का टाइम हो रहा है। देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं पर जो हमले हो रहे हैं, दिनकर की 2 लाइनें, 2 वज्रों का घोष, विकट संघात धरा पर जारी है, वन रेणु चुन स्वप्न सजा लो, छिटक रही चिनगारी है। देखिए, आए दिन हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले हुए। माँ, माटी, मानुष। माँ की तस्वीर देख लिए, जो 85 वर्षीय शोभा मजुमदार दिवंगत हो गई। माटी देख लीजिए, आज किसानों को की क्या स्थिति है, 8400 करोड़ रुपए नहीं मिले। माटी के नीचे जो कोयला है उसमें दलाली हो गई, उसका घोटाला हो गया। और मानुष देखिए, 140 से ज्यादा हमारा भारतीय जनता पार्टी का बंगाली मानुष, उसमें से कईयों को पेड़ों पर लटका दिया गया। आज भी उनका कोई अन्वेषण नहीं हुआ, कोई ठिकाना नहीं है। पंचायत चुनाव में गांव के गांव को पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया, उनकी हस्ती मिटाने की धमकियां दी गई। ऐसे आतंक के वातावरण में हमारे कार्यकर्ता एक हाथ में भगवा और एक हाथ में तिरंगा लिए हुए डटे हुए हैं, उन्हें शत शत नमन करता हूं। और मैं अपील करता हूं कि बिना किसी हिंसा रक्तपात के चुनाव के इस महासंग्राम में अपनी आहुति दें और सब लोग मिलजुल करके आगे बढ़ें, यही मेरा कहना है। डॉक्टर साहब तो कवि की भी भूमिका में है आज जयंत घोषाल जी, और कवि ये कहना चाह रहे हैं कि तमाम मुकाबले जो क्रांति वो ला रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से, उनका कहना है कि अब क्रांति होने का वक्त हो गया है। नहीं, देखिए, जो सच है कि 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी है, और ऐसे नहीं है कि पश्चिम बंगाल में जो सिंडिकेट राज, भ्रष्टाचार, ये एंटी इनकम्बेंसी है। और ये 10 साल में इतना एंटी इनकम्बेंसी सीपीएम के 10 साल में भी नहीं हुआ था। एक सवाल है जयंतोदा, एक सवाल है आपसे, एक सवाल है आप ही से सवाल है, एडिंग टू दिस, क्योंकि हमारे जो दर्शक सुनेंगे वो ये भी समझे कि किसका पलड़ा भारी है। एक जर्नलिस्ट के तौर पर हम लोग अलग अलग जगह, क्या ऐसा नहीं है कि आपको भी, क्योंकि कई जगहों पर हम लोग जा रहे हैं, परिवर्तन ये शब्द लोगों के दिमाग में घर कर रहा है कई जगहों पर, और वो उसकी बात करते हैं दबी जबान में ही सही, क्योंकि वहां पर एक तरह का कल्चर बन गया है कि जो रूलिंग पार्टी है उसके बोलने वाले तो बोलते हैं, लेकिन दूसरों के बोलने से पहले जरा सा लोग हिचकते हैं, नाम नहीं सीधे लेते हैं। लेकिन परिवर्तन शब्द कई आम वोटर के मुंह से आप भी क्या सुन रहे हैं जयंतदा? देखिए, इसमें 2 रिएक्शन है। एक रिएक्शन है कि बीजेपी ये जो असली परिवर्तन, सिर्फ परिवर्तन नहीं, असली परिवर्तन, ये नारा इस बार पश्चिम बंगाल में मैं गांव-गांव में जा रहा हूं, सुन रहा हूं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक है कि ये स्ट्रैटेजिकली शुभेंदु अधिकारी के साथ ममता बनर्जी का अगर लड़ाई है, तो ये तो बेसिकली तृणमूल के साथ तृणमूल का ही लड़ाई हो रहा है। क्योंकि भाजपा में तो अभी ज्वाइन किए हैं 2 दिन पहले। आरएसएस में ज्वाइन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, मतलब उसके लिए एक प्रोसेस होती है। और अभी रागी जी को हमसे ज्यादा पता है कि आरएसएस में कैसे एक प्रचारक कैसे बनता है, कितना लड़ाई होता है। तो जो तृणमूल से आए हैं और उसको, वो अच्छी बात है, बीजेपी ने स्ट्रैटेजिकली किए हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में नॉन बेस एरिया है, ये यूपी नहीं है, तो भाजपा के लिए अभी इनको प्रोसेस में लाना है। तो एक चुनाव के थ्रू तृणमूल को आरएसएस दीनदयाल उपाध्याय जी से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी में ट्रांसफॉर्म करना, ये बहुत कठिन काम है। बस 2 लाइन का जवाब संगीत राग, गुण होता है, वही लुम्पेन जल्दी बीजेपी में आ गया है। जल्दी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं वो, लेफ्ट टू टीएमसी, टीएमसी टू बीजेपी। देखिए, जयंतोदा बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन वो इस बात को समझते होंगे कि आरएसएस अलग है और भारतीय जनता पार्टी अलग है। दोनों एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के वैचारिक अधिष्ठान पर एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल के बलरामपुर में ममता के खिलाफ नारेबाजी हुई है। बंगाल के बलरामपुर में ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी की खबर आ रही है। और नंदीग्राम से तृणमूल के कैंडिडेट ममता बनर्जी
इस वक्त नंदीग्राम के अंदर बलरामपुर गांव में आ चुकी हैं और यहाँ पे उन्होंने कहा कि उनके जो समर्थक हैं उन पर अत्याचार हो रहा है, उनको धमकी दी जा रही है। आप देख सकते हैं ममता बनर्जी का जो गाड़ी है, जो काफिला है, वो इस वक्त उस गांव से निकल रही है। लेकिन इस वक्त बीजेपी के जो समर्थक हैं वो जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। अच्छा, तृणमूल के जो समर्थक हैं वो भी दूसरी तरफ नारेबाजी कर रहे हैं। दोनों ही तरफ जो लोग हैं वो नारेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। प्रोटेस्ट यहाँ पे हो रहा है, स्लोगनिंग हो रही है। आप देख सकते हैं ममता बनर्जी यहाँ से निकल रही है। ममता बनर्जी का काफिला यहाँ से गुजर रहा है। ममता बनर्जी का काफिला ममता बनर्जी का काफिला यहाँ से गुजर रहा है। काफी भारी तादाद में सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। और ममता बनर्जी ने ये कहा कि उनके जो समर्थक है उनको धमकी दी जा रही है। ममता बनर्जी हाथ जोड़ के लोगों से मिल रही है और पीछे आपको दिखाएंगे किस तरह से जो बीजेपी के जो समर्थक है वो जय श्री राम का नारा लगाते हुए। बलरामपुर में ये हुआ, जय श्री राम के नारे लगाते हुए वहां पर कुछ लोग। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लगातार कवरेज जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।